2023 को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। इसमें से 4 बड़े राज्य हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बात करें बहुजन राजनीति की तो बीएसपी के लिहाज से ये चारों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बसपा कर रही है, कर सकती है और अब तक क्या कुछ कर चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम रहे 2022 विधानसभा के वो सबको पता है। बीएसपी एक ही सीट जिता पाई, वोट भी बहुत बड़े पैमाने पर घट गया। ऐसे में इन राज्यों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी है कि वो किसी तरह से बसपा के एक नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव में बदलें और कहीं ना कहीं से बसपा के विजय रथ की शुरुआत करें, जो फिर 24 से होता हुआ 27 तक जाए। क्योंकि बहुजन राजनीति में मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बड़ा योगदान किया, जो उपलब्धियां की, न केवल सांस्कृतिक सामाजिक रूप से बल्कि राजनीति और सत्ता की भागीदारी के लिहाज से वो खासी महत्वपूर्ण है। यूपी में नगर निगम के चुनाव होने हैं और दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव हैं। बीएसपी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ेगी। इमरान मसूद बसपा के साथ आ गए हैं। बसपा नए समीकरण तलाश रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ साल 2000 में गठित हुआ था और 2003 में पहली बार यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए और आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, मध्य प्रदेश से निकाल कर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। और बात करें तो यहाँ SC ST OBC की कुल जनसंख्या 90% के आसपास ही बैठती है, जिसमें आदिवासी एक बड़ा भाग है। 32% के आसपास की आबादी आदिवासी समुदाय की है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग भी यहाँ बहुत बड़ा चंक है। 47% यहाँ OBC तादाद है और जबकि अनुसूचित जाति भी यहाँ 12% है। बात करें तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है और भूपेंद्र बघेल जो है पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। और कुल मिला के 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 29 सीटें जो हैं वो ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 10 जो क्षेत्र हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 12 ऐसी सीटें हैं मोटे तौर पे देखा जाए तो जहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग हार जीत का फैसला कर सकते हैं। तो यानी कि शेड्यूल कास्ट सीटों की भी जो बहुल्यता है वोटरों की, वो 12 सीटों पे हार जीत का फैसला कर देती है। 2003 के चुनाव में भाजपा को 50, कांग्रेस को 37 और बसपा को 2 सीट मिली। नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे 1 सीट मिली थी और भाजपा की सरकार बनी। 2008 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भाजपा को फिर से 50, कांग्रेस को 38, बीएसपी को फिर से 2 सीट यहाँ पे मिली। 2013 के जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें, कांग्रेस को 39, बीएसपी को 1 और 1 सीट अन्य के खाते में गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा गठबंधन अजीत जोगी की पार्टी के साथ था, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ था। इस चुनाव में पासा पलट गया। अब तक बीजेपी जो कि यहाँ पे एक छत्र राज करती आ रही थी, वो 15 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस को 68 सीट मिली। अजीत जोगी की जो कांग्रेस पार्टी है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो है, वो 5 सीटों पर विजय पताका लहरा पाई, जबकि बीएसपी को 2 सीटों पर सफलता मिली। तो गठबंधन करके बीएसपी को कोई लाभ नहीं हुआ। 2 सीट तो बसपा पहले से भी जीतती आ रही थी, बल्कि वोटों का प्रतिशत घट गया होगा क्योंकि कम सीटों पे चुनाव लड़ा होगा। पहले पूरे छत्तीसगढ़ में बसपा चुनाव लड़ती थी और देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पे एकदम शिफ्ट किया वोटों का। और बहुत बार ऐसा देखने में लगता भी है, अगर विश्लेषण करें, कि जब बसपा गठबंधन के तौर पे उतरती है या फिर कुछ बड़े प्रयास करती है किसी राज्य में, तो एक पार्टी बिल्कुल अंडर परफॉर्म करके दूसरी पार्टी को एक तरह से उभार देती है। अब तक जो एक छत्र राज था भाजपा का, वो खत्म हो गया अचानक से ही और 18 के चुनाव में भाजपा 15, कांग्रेस 68 के आंकड़े पर पहुंच गई। बसपा को जैजैपुर और पामगढ़ से सफलता मिली और यहां से जैजैपुर से केशव चंद्रा विधायक बने बसपा के और पामगढ़ से इंदु बंजारे ने जीत हासिल की। 2022 के चुनाव के लिए बीएसपी तैयारी कर रही है। कई सभाएं हुई हैं वहाँ पे, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बीएसपी खबर आमतौर पे बहुत से लोग नहीं दिखा रहे हैं। बसपा ना केवल टीवी मीडिया की उपेक्षा का शिकार हो रही है, बल्कि जो बहुजन मुद्दों पे अम्बेडकरी पत्रकारिता करते हैं वो भी बसपा को विश्लेषित नहीं कर रहे हैं, उसको एक तरह से दरकिनार कर रहे हैं। और रामजी गौतम साहब जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सांसद हैं राज्यसभा के, वो कई रैलियां वहाँ पे संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पे रामजी गौतम के हाथ में तो कमान है ही, इसके अलावा वहाँ NP अहिरवार और दाऊराम रत्नाकर और दूजराम बौद्ध, OP वाजपेयी, राधेश्याम सूर्यवंशी और हेमंत पोयाम वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में काम देख रहे हैं। और पार्टी के जो दोनों विधायक हैं वो भी 23 के लिए संगठन के अलावा जो विभिन्न रैलियां हो रही हैं उसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
पार्टी के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि पिछली बार अकलतरा से विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे थे और इस बार भी वो सघन प्रचार प्रसार के जरिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन होने की वजह से ये सीट कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी की धर्मपत्नी ऋचा जोगी के लिए उनको छोड़नी पड़ी थी। तो डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ बसपा के, उन्होंने पिछली बार अपनी सीट छोड़ी थी, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं पार्टी के साथ। और इसके अलावा बसपा जो है कई विधानसभाओं में अच्छा वोट लेती है। पामगढ़ तो है ही, चंद्रपुर, मुंगेली, मस्तूरी, बिलासपुर रोड, कांकेर, बलरामपुर, नवागढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जयपुर, कटघोरा, पटेरिया, इस तरह की कई विधानसभाएं हैं जहां पे बसपा वोट निकाल लेती है। लेकिन पिछली बार 2 सीटों पे उसको जीत मिली थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी ताकत लगाने वाली है, क्योंकि वो चाहेगी कि अपनी खोई ज़मीन को फिर से हथियाया जाए और अपने संगठन के दम पे भाजपा प्रचार प्रसार करती है। आपको मालूम होगा, बड़े से बड़े नेता सड़कों की खाक छानता है भाजपा का और उसके बाद जाके वो सत्ता तक पहुंच पाते हैं। और कांग्रेस भी कोशिश में है। कांग्रेस ने पीएल पुनिया को यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी हुई थी लंबे समय तक और वो काम देख रहे थे। क्योंकि कांग्रेस के पास सत्ता है तो कांग्रेस अपनी सत्ता को रिटेन करना चाहेगी। इस बार लग रहा है कि बसपा जो अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अजीत जोगी इस बार शायद कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरें और बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद भी यहां पे जा चुके हैं, सभा कर चुके हैं। और ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो बसपा के संस्थापक हैं मान्यवर कांशीराम साहब, उन्होंने 1984 में यहाँ पे चुनाव लड़ा था, पहला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और उनको 32,000 वोट मिले थे। और जो जांजगीर चांपा का जो क्षेत्र है वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, आदिवासी और जो जनजाति है कुल मिला के वो 42% के आसपास बैठती है एसटी की पॉपुलेशन, और इसके बावजूद बसपा यहाँ 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई है और वोट का प्रतिशत भी 6% से आगे कभी नहीं बढ़ा है। ये राज्य जो है ये उपेक्षित राज्य तो है ही, उपेक्षा का शिकार है और यहाँ भी अपने तरह की जातिवाद की घटनाएं निकल के सामने आती हैं। साथ ही यहाँ पे पूंजीवाद बनाम जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मूल निवासी हैं वो पूंजीवाद के सामने आड़े आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन हथियाने की बड़े बड़े कॉरपोरेट जो हैं उनको लेके संघर्ष रहता है। हसदेव अरण्य का मामला आपको मालूम है, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई करना चाहते हैं। और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का जो रुख है जब पूंजीवाद की बात आती है तो लगभग वही का वही है। भाजपा जो कर रही थी वही कांग्रेस भी करना चाहती है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजीपतियों को वो ज़मीन देना चाहती है, जबकि जो आदिवासी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी, वो अपने जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को, दलित समाज को ये सोचना चाहिए कि क्या कभी वो भाजपा और कांग्रेस के इस चक्र से बाहर भी निकल सकते हैं। और कांशीराम साहब की एक कर्म भूमि भी है, तो ऐसे में वहाँ क्या बेहतर हो सकता है ये वहाँ के समाज को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो सुरक्षा, संविधान और जो अधिकारों की बात है वो बीएसपी करती है। और बसपा के कार्यकाल में आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे पट्टे भी मिले थे। तो यदि कुछ ऐसा होता है या बीएसपी बैलेंस में आती है वहाँ पे तो फिर ज़रूर जो ये वर्ग है उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। आप कमेंट करिए पूरे विषय पे आपका क्या कुछ सोचना है। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और फेसबुक के दर्शक हैं तो पेज को लाइक करके नीचे शेयर बटन दबाइए और सभी फेसबुक के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करके आइए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।